नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 4 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीएलएड के F11 के यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है कला अनुभव का शिक्षण में सृजनात्मक प्रयोग। इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सीखने और सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका, यानी कि आप कह सकते हैं रोल ऑफ टीचर इन स्कूल फॉर इफेक्टिव ऑफ आर्ट एक्सपीरियंस इन लर्निंग एंड टीचिंग। टीचर का और एक स्कूल का क्या रोल होता है, इफेक्टिव आर्ट एक्सपीरियंस का हम जानेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के संदर्भ में। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीखने और सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश हेतु शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, इस टॉपिक पर इसके पूर्व हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि इसी सेक्शन में अपलोड किया गया है। उसका ये तीसरा भाग है। यानी कि आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य, यानी कि टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क। एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, इसके बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जानते हैं कि एक अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य क्या होता है विद्यालय के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, एक अध्यापक को, एक शिक्षक को, एक टीचर को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जाता है। टीचर को माना जाता है कि ये राष्ट्र निर्माता है और बालक के भविष्य के निर्माता भी हैं, और इसके साथ ही साथ संस्कृति के आधार स्तंभ भी हैं। अध्यापक को वो आधार माना जाता है, वो आधार इसको समझा गया है जिस पर समाज का विकास और विद्यालय का विकास भी निर्भर करता है। यानी कि आप ही के ऊपर, आप एक शिक्षक हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, एक राष्ट्र का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ आप बालक के भविष्य के भी निर्माता होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का आधार आपसे जुड़ा रहता है, और इसके अलावा एक समाज का भी निर्माण आपके विद्यालय से होकर जाता है, आपके विद्यालय से ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी समाज या विद्यालय स्तर की दृष्टि से अध्यापक से ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी विद्यालय हो, जिसमें सर्वोपरि सबसे ऊंचा स्थान आपका होता है, यानी कि एक शिक्षक का होता है, क्योंकि आप ही से होकर सारी प्रक्रियाएं गुजरती है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान आपका होता है। जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो आपका कार्य क्या होना चाहिए, आपका उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, ये भी जानना हमें जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे क्या होता है, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए हम और इसके बारे में और विस्तार जानते हैं। तो हमने यहाँ जाना अध्यापक को जो है राष्ट्र निर्माता, बालकों के भविष्य का निर्माता, सब चीज़ें कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, शिक्षक क्या होता है, एक लीडरशिप करने वाला होता है, एक नेतृत्व प्रदान करने वाले, एक नेता के रूप में भी, यानी कि लीडरशिप करने वाले लीडर के रूप में भी अध्यापक को जो है कार्य करने होते हैं। तो इसके लिए कुछ हम यहाँ पर पॉइंट लेकर आए हैं जिसके आधार पर हम इस टॉपिक को और भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको करना क्या है, एक एक करके सब टॉपिक को बारे में लिख लेना है, ताकि जिस वजह से आप एग्जाम में से प्रश्न आते हैं तो उसे आप सॉल्व कर सकें और अपना नोट्स भी आप बना सकें। तो आपको पहले पॉइंट में, यानी कि 1 नंबर देकर के आपको लिखना है, ज्ञान प्राप्ति में छात्रों की सहायता करना और व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सुझाव देना। जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही आपका है अध्यापक का उत्तरदायित्व एवं कार्य। तो एक शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए। पहला आपका कार्य होना चाहिए कि आपको ज्ञान प्राप्ति में, बच्चों को ज्ञान प्रदान करने में आप उनकी सहायता करेंगे और व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का भी समाधान
का सुझाव आपके द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा आप दूसरे पॉइंट में, दूसरे नंबर में लिखेंगे कि कक्षा को उचित प्रकार से व्यवस्थित करना, उपयुक्त कक्षा कार्य एवं गृह कार्य देना एवं निरीक्षण कर सुझाव देना। आपका कार्य होना चाहिए आप अपने क्लासरूम का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करें, बच्चों को जो है गृह कार्य यानी कि होमवर्क प्रदान करें एवं उसका निरीक्षण कर उसे सुझाव भी प्रदान करें। इसके अलावा आप तीसरे पॉइंट पर लिखेंगे, तीसरे नंबर आपको लिखना है कि समय सारणी के अनुरूप कक्षाएं निरंतर लेना, यानी कि जो भी टाइम टेबल आपको क्लास में बना दिया गया, आपके विद्यालय में बनाया गया है, उस टाइम टेबल के अनुसार क्या करेंगे आप अपना क्लास संपादित करेंगे, यानी क्लास का संचालन करेंगे। क्योंकि यदि समय सारणी के अनुसार आप क्लास नहीं लेते हैं तो क्या होता है, कक्षा ही से प्रभावित होती है, बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, प्रत्येक दिन आप सभी के लिए हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन वीडियो आपको प्रदान किए जाते हैं, यानी कि एक टाइम टेबल बना दिया गया, एक समय सारणी बना दी गई है। समय सारणी के अनुसार आपको जो है प्रत्येक दिन 5 बजे जो है आपको होमवर्क दे दिया जाता है और उससे संबंधित वीडियो भी आपको अगले दिन अपलोड कर दिए जाते हैं। तो ये जो समय सारणी बना है, इस समय सारणी पर हम सभी कार्य करते हैं और आप सभी को भी इसी समय सारणी के अनुसार कार्य करना है। यानी कि जो वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किए जाते हैं, आप सभी को दिए जाते हैं, उससे आपको प्रत्येक दिन देखना है और जो गृह कार्य है यानी कि होमवर्क आपको प्रदान किए जाते हैं उसे भी आपको बनाना है, उसे भी आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी तो बेहतर होगी ही, साथ ही साथ आप बेहतर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको यानी कि चौथे नंबर में आपको लिखना है कि छात्रों के चरित्र और नैतिक विकास में सहायता करना और समाज के लिए उपयोगी मूल्यों का विकास भी करना। आपको क्या करना है, छात्रों के चरित्र और उसके नैतिक विकास में भी सहायता करनी है और समाज के लिए उपयोगी मूल्यों जो हैं उसका भी विकास आपको करना है। इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद नंबर देगा गया समय सारणी के अनुरूप कक्षाएं जो है निरंतर लेना, किसी प्रकार की अवहेलना नहीं करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग कर शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में कहा था यूनिट में कि आपको क्या करना है, समय सारणी के अनुसार क्लास लेना है और किसी की अवहेलना नहीं करनी है, किसी की शिकायत नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ जितनी भी शिक्षण विधियाँ है, टीचिंग मेथड है, इन सभी का प्रयोग करना है और दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके अपनी शिक्षण को और भी प्रभावशाली बनाना है। इसके बाद आप लिखेंगे नंबर दे करके कि छात्रों के चरित्र और नैतिक विकास में सहायता करना और समाज के लिए उपयोगी मूल्यों का विकास छात्रों में करना। छात्रों के जो नैतिक विकास होते हैं, जो चरित्र का विकास होता है, उसे आपको विकास करना है और समाज का जो नैतिक मूल्य है उसके बारे में भी आपको बेहतर तरीके से कार्य करना है। इसके बाद आपको लिखना है अगले नंबर देकर के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार खेलकूद इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन करना और छात्रों की समस्याओं का भी समाधान करना। यानी कि आपको पढ़ाना तो है ही क्लास में, पढ़ाने के साथ साथ खेल कूद का भी आयोजन करना है। जो बच्चों की योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप आपको कार्य करने हैं, वैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना है जिससे कि छात्र खेल खेल के माध्यम से सब चीज़ें आसानी से सीख सके एवं ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बाद आप नंबर देकर लिखेंगे अगले टॉपिक में, अगले पॉइंट में आपको जो क्या करना है, निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। निष्पक्ष मूल्यांकन का अर्थ यह हुआ कि जो बच्चे जिस लायक हैं, जितना उन्हें नंबर की आवश्यकता है या जितने नंबर के लायक उन्होंने कार्य किया है, आपको उतना ही नंबर उन्हें प्रदान करना है। यानी कि आपको निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। आपको पाठ्य कर्मीय एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का पक्षपात रहित मूल्यांकन करना और नवीन प्रयोग निरंतर करने रहना है। नवीन प्रयोग का अर्थ हुआ कि आपको नए नए कार्य जो है हमेशा करते रहने हैं। नए नए तकनीक के द्वारा, नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको बच्चे को पढ़ाना है, जिससे क्या होगा, आपके क्लास में रोचकता बनी रहेगी और बच्चे बेहतर तरीके से सब चीज़ों को सीख पाएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे छात्रों में सामाजिक दक्षता का विकास करना, अर्थात
समाज के लिए उपयोगी नागरिक तैयार करना और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी का विकास करना। आपको ऐसे छात्र तैयार करने हैं जो कि सामाजिक रूप से कार्य कर सके, सामाजिक दक्षता को प्राप्त कर सके और समाज के लिए उपयोगी एक नागरिक बन सके वो। इसके बाद आप लिखेंगे छात्रों में व्यवसाय के प्रति रुचि पैदा करना और कर्तव्य निष्ठता का विकास करना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, क्या होना चाहिए छात्रों को एक वैसे आपको पढ़ाना है, ऐसे कार्य करना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, यानी कि वो एक व्यवसायिक बन सके। उन्हें क्लास खत्म करने के बाद या पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्हें रोजगार भी मिल सके, आपको वैसे उन्हें पढ़ाना भी है। जैसा कि मैंने चर्चा भी किया था, आपके डीएलएड सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है कार्य और शिक्षा, वर्क एंड एजुकेशन। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम रोजगार भी प्राप्त कर सके। इस तरह से अपने बच्चों को आपको पढ़ाना है ताकि आपके बच्चे जो हैं समाज के लिए एक बेहतर नागरिक तो बन ही सके और साथ ही साथ वो स्वयं को भी एक बेहतर नागरिक बन करके एक व्यवसायी के रूप में अपने कर्तव्य निष्ठा का भी पालन कर सके। इसके बाद आप लिखेंगे छात्रों को राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनाना, उनमें प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना और उनमें अनुशासित रहने की प्रवृत्ति का विकास करना। यानी कि जो भी डेमोक्रेटिक है, जो भी प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है हमारे देश में, इसके बारे में भी आपको बच्चे को बताना है ताकि वो अपने वोट का, अपने गुण का, अपने अधिकार का वो बेहतर तरीके से यूज कर सके, बेहतर तरीके से वो प्रयोग कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्व और कार्य हैं। जैसा कि हमने लगातार 2 वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि टीचर के जो क्या है विभिन्न कार्य होते हैं, विभिन्न वर्क होते हैं, जिससे कि वो क्या करता है एक बेहतर लोकतंत्र का निर्माण करता है, लोकतंत्र में बेहतर लीडर को चुन सकता है वो। तो जब तक हम अपना कार्य बेहतर तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम छात्रों को बेहतर तरीके से बता नहीं सकते हैं। तो हम जितने भी गुणों की बात की है, हमने 3 वीडियो में लगातार एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिससे कि आप शिक्षकों के क्या गुण होते हैं इसके बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। आप इस महाविद्यालय से अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आप प्रशिक्षण प्राप्त करके एक बेहतर टीचर बनेंगे। तो आपको जितने भी गुणों की चर्चा हमने लगातार 2 वीडियो में किए हैं और तीसरे वीडियो में लगातार आपसे कर रहे हैं, तो इन सभी का भी आपको प्रयोग करना है और निरंतर जो है लगातार इसका यूज करते रहना है अपने विद्यालय और महाविद्यालय में। तो हमने टीचर के गुण को तो जान ही लिया, लेकिन यहाँ पर आपको स्कूल के बारे में जानना है कि विद्यालय की भूमिका क्या होती है। शिक्षकों की भूमिका पर तो हमने बात कर ही लिया, अब विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आप यहाँ पर हेडिंग देंगे, आपको लिखना है सीखने सिखाने में कला अनुभव के प्रभावी समावेश है तो विद्यालय की भूमिका। अब इसके पहले वीडियो में क्या जान रहे थे, शिक्षक की भूमिका के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे स्कूल की भूमिका, यानी कि विद्यालय की क्या भूमिका होती है सीखने सिखाने में कला अनुभव के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने हेडिंग लिख लिया होगा, अब इसमें वो लिखिए, इसमें आप सभी को लिखना है कि विद्यालय ही वह जगह है जहाँ घर के पश्चात बालक कला को सीखता है। आप सभी जानते होंगे, आपने कलाकारों के बारे में पढ़ा होगा, जितने भी कलाकार होते हैं वो कला कहाँ सीखते हैं, अपने घर में सीखते हैं। आप भी जो पहली शिक्षा अपने घर से प्राप्त करते हैं और घर से प्राप्त करने के बाद आप दूसरी शिक्षा जो है अपने विद्यालय में प्राप्त करते हैं। कला के साथ भी वही होता है। आर्ट जो हम लोग सीखते हैं, कला जो हम सीखते हैं, पहली कला हम अपने घर में सीखते हैं और घर के पश्चात हम विद्यालय में सीखते हैं, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ जीवन के कुछ गुणों और विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा इस हेतु दी जाती है कि बालक का वांछित दिशा में विकास हो सके। विद्यालय जो है, विद्यालय में बालक में कला अनुभव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय क्या करता है, जो स्कूल होता है आपके कला अनुभव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि एक विशेष आयु के बाद उसका अधिकांश समय विद्यालय में ही व्यतीत होता है। आप सभी जानते हैं
बच्चे के विशेष आयु के बाद, विशेष आयु क्या हो सकती है, कहीं कहीं 3 साल या फिर 5 साल। 5 साल बाद आप विद्यालय में आ ही जाते हैं। लेकिन आज के समय में प्ले स्कूल की कल्पना आने से 2.5 या 3 साल में ही बच्चे विद्यालय में आ जाते हैं। तो क्या होता है, उनका अधिकांश समय जो है घर के बाद विद्यालय में ही व्यतीत होता है। विद्यालय के वातावरण, आदर्श और जो क्रियाकलाप होते हैं वो बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व एवं संस्कार एवं सीखने की गति पर भी प्रभाव डालते हैं। यानी कि विद्यालय का जैसा वातावरण रहेगा, विद्यालय का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, बच्चे भी उसी के अनुसार क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी के अनुरूप भी वो सीखते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप सभी को ज्ञात भी होगा, जो आपका पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया जाता है, ऐसे सेट किया जाता है जिसमें आपको कला, संगीत, बागवानी, चित्रकारी, भोजन बनाना इत्यादि कार्यों को जो है सम्मिलित किया गया जाता है, जिससे बालक जो है पढ़ने के साथ साथ लिखना, नृत्य करना, संगीत, चित्रकला इत्यादि गुणों को सीख जाते हैं। जैसा कि आज आप हम डीएलएड की बात करें तो आपके डीएलएड में आप सभी को ज्ञात होगा, आपको संगीत कला पढ़ना है, नाट्य कला पढ़ना है, चित्रकला पढ़ना है। इसके साथ ही साथ जब आप द्वितीय वर्ष में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो उसमें आपको वर्क एंड एजुकेशन के अंतर्गत फोटोग्राफी, खाना पकाना, बागवानी, मिट्टी का काम इत्यादि से पढ़नी है। यानी कि आपको जो है सर्वगुण संपन्न होना है। तो ये गुण आप सीखेंगे तो ये गुण क्या करेंगे, अपने विद्यालय में भी बच्चों को सिखा सकते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे, आप सभी को पता है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। विद्यालय में कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई भी कल्चर प्रोग्राम होता है, तो उन कल्चर प्रोग्रामों में जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा, ऐसे कई सारे कार्यक्रम होते हैं, शिक्षक दिवस आप बोल सकते हैं। इसमें आप सभी के द्वारा नृत्य, संगीत, नाटक इस सब की प्रस्तुतिकरण की जाती है। साथ ही साथ बेहतर रंगोली भी बनाया जाता है, चित्रकारी प्रतियोगिता भी की जाती है। तो ये सभी गुण क्या है, ये सभी कला जो है आप सीखे रहेंगे, तभी आप अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को बता सकते हैं। तो ये सब विद्यालय की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आपका जो स्कूल है, आपका जो विद्यालय है, इन गतिविधियों को भी निरंतर कराए ताकि बच्चे जो है इन सब चीज़ों को सीखते रहें। इसके साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम में एक और चीज़ दिया गया है और वो आपका है शैक्षणिक भ्रमण, यानी कि आप इसको टूर बोल सकते हैं, जिसको एजुकेशनल टूर बोला जाता है। यानी कि आपको विद्यालय एवं महाविद्यालय की तरफ से कहीं भ्रमण कराया जाता है, किसी जगह पर आपको घुमाने के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ पर आपको विभिन्न मेलों एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। आपको ऐसी जगह पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर आप कुछ सीख सकें, उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक परिभ्रमण। ये कार्यक्रम का भी आयोजन आपके विद्यालय एवं महाविद्यालय के द्वारा किया जाता है, जिससे कि वहाँ पर अध्ययन कर रहे छात्र बेहतर तरीके से सब चीज़ें सीख पाते हैं। क्योंकि जितने चीज़ें उनको आप बताएंगे, जितने प्रैक्टिकल काम कराएंगे, उससे उनके अंदर क्या होता है, कौशल का विकास होता है। और जैसे आप सभी को पता होगा, कला शिक्षा क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है, इसमें स्थिरता नहीं है। अतः यह स्वाभाविक रूप से प्रवाह युक्त दिशा में बालक के विकास को सुनिश्चित करती है। कला शिक्षा क्या करती है, आर्ट एजुकेशन क्या करता है, आर्ट एक्सपीरियंस या फिर आर्ट एजुकेशन, जो भी कि आपके F11 में आपको पढ़ना है। आर्ट एजुकेशन में हम सभी देखते हैं एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें एक प्रवाह युक्त दिशा में बालक के विकास को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे आपके डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 4 से। इस वीडियो में हमने शिक्षक, विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया। इस वीडियो में इतना ही। हम आपके डीएलएड के बाकी यूनिट जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।